नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम जो है कवर करेंगे कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा जो 2003 में आयोजित की गई थी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा। तो इसमें जो है आज की क्लास में हम इतिहास विषय का जो सेक्शन आपके टीजीटी के एग्जाम में आया हुआ था उन सभी प्रश्नों को जो है व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव हैं वो जो है पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को नोट करते चलेंगे और कमेंट के माध्यम से अपने आंसर का चयन भी करते चलेंगे। इससे जो है आपका एक लेवल का पता चलेगी तैयारी कि हमारी जो है एग्जाम की तैयारी कितनी बेहतरीन तरीके से हुई है। तो क्लास को कंटिन्यू करने से पहले जो है हम आपके लिए एक जो है मोटिवेशनल लाइन लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सब स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। यानी आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि आपके मार्ग में कितनी भी प्रकार की कोई भी परिस्थितियां आए, बस क्या करना है, आपको अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। आप परिश्रम करें, आप मेहनत करें, एक ना एक दिन जो है आपको जो है सफलता मिलनी ही तय होगी। इसी के साथ जो है आज की इस क्लास को हम एकदम बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि 2003 में क्या पूछा गया था। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, आपको बताना है। और यहाँ पर जैसा कि चार विकल्प हैं और विकल्पों में क्या क्या दिया है, बेगम हजरत महल दिया है, खान बहादुर खां दिया है, लियाकत अली दिया है और कदम सिंह दिया है। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो हम जो है सभी विकल्पों का एकदम जो है बेहतरीन तरीके से मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि इस प्रश्न से भी जो है कई प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो पहले विकल्प के रूप में दिया है बेगम हजरत महल दिया है। तो बेगम हजरत महल जो थी, ये जो है लखनऊ में जो एक प्रकार से 1857 की क्रांति हुई थी, इन्होंने लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व किया था। और लखनऊ में देखा जाए तो इस 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसको किस नेता ने दबाया था, तो उसका नाम है हेनरी लॉरेंस। आप सभी नोट करेंगे, हेनरी लॉरेंस ने जो है इस विद्रोह को वहां पर जो है दबाया था। और खान बहादुर खां जो विकल्प में दिया है, इन्होंने जो है कहाँ से जो है नेतृत्व किया था, तो बरेली से खान बहादुर खां ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और बरेली में देखा जाए तो इस क्रांति को दबाने वाले नेता का नाम क्या था, जो अंग्रेज थे तो उनका नाम था हडसन। और जो लियाकत अली ब्रैकेट में दिया है विकल्प के रूप में, यही जो लियाकत अली होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात आपने देखा कि जो पहला विकल्प है, इस पहले विकल्प का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा, लियाकत अली जो है इन्होंने जो है इलाहाबाद में नेतृत्व किया था। और इसको जो है किसने दबाया था इस विद्रोह को, तो अंग्रेज जो थे, उस अंग्रेज का नाम है कर्नल नील। आप सभी पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को नोट भी करती चलेंगे। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को प्रश्न संख्या जो पहला पूछा गया था आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो दूसरा है, इसमें आपसे पूछा गया था कि कवि बाण किस स्थान का रहने वाला था। विकल्प में दिया है पटना, हजारीबाग, चंपारण और शाहाबाद दिया है। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो सबसे पहले आप सभी को समझना आवश्यक है कि जो बाणभट्ट है या किसके दरबार में का जो है दरबारी कवि था बाणभट्ट, तो हर्षवर्धन जो है एक पुष्यभूति वंश का जो है एक महान शासक था, हर्षवर्धन था। और हर्षवर्धन का ही दरबारी कवि कौन था, बाण भट्ट था।
और बाण भट्ट ने ही देखा जाए तो इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था और उस पुस्तक का नाम है हर्षचरित। अब ये जो पुस्तक हर्षचरित है, इस हर्षचरित में देखा जाए तो ये जो हर्षचरित पुस्तक है साथियों, ये 8 अध्यायों में विभाजित है। 8 अध्याय कहें या 8 उच्छ्वासों में जो है ये हर्षचरित विभाजित है। अब उसमें से देखा जाए 8 उच्छ्वासों में तो 1 से लेकर के जो 3 अध्याय हैं हर्षचरित के, तो 1 से लेकर के 3 अध्यायों में देखा जाए तो हर्षवर्धन जो हैं इन्होंने अपनी जीवनी, हर्षवर्धन के जीवनी के विषय में इनका मेंशन किया गया था। और जो अंतिम 5 अध्याय हैं तो 5 अध्यायों में देखा जाए तो जो है बाणभट्ट ने क्या किया था, इसमें जीवन वृतांत, आप सभी नोट करेंगे, जीवन वृतांत तथा जो पुष्यभूति वंश था, इस पुष्यभूति वंश की जो है राजनीतिक प्रणाली के बारे में जो है हर्षचरित में हर्षवर्धन ने उल्लेख किया था। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये किस स्थान का रहने वाला था हर्षवर्धन जो है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताएं। तो आप जो है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा शाहाबाद हो जाएगा। और इसी कड़ी में अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या तीसरे में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, तो प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। अब आपको बताना है कि जो इन्होंने फिर से अधिकार प्राप्त किया था तो किसको हराकर इन्होंने अधिकार प्राप्त किया था। विकल्प में दिया है इस्लाम शाह को हराकर, दूसरा विकल्प दिया है मोहम्मद आदिल शाह को हराकर, इब्राहिम शाह को हराकर, सिकंदर शाह को हराकर। तो आप सभी को राइट आंसर को चूज करना है। एक प्रकार से देखा जाए तो एक युद्ध हुआ था, ये जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो 22 जून, आप सभी नोट करते चलेंगे, 22 जून 1555 को जो है हुमायूं और बैरम खां के नेतृत्व में देखा जाए, एक तरफ कौन था, एक तरफ जो है हुमायूं था और दूसरी तरफ जो है बैरम खां था। तो हुमायूं और जो है बैरम खां के बीच जो है एक युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में देखा जाए तो जो बैरम खां था ये बुरी तरह से पराजित हुआ था। और इसी पराजित होने के पश्चात देखा जाए तो जो है सिकंदर शाह को हरा करके जो है हुमायूं क्या किया था, दिल्ली पर अधिकार प्राप्त किया था। अर्थात जो पहला जो इसका आंसर होगा तीसरा विकल्प हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 4 में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था। और विकल्प में दिया है सर विलियम बेंटिंक दिया है, लॉर्ड एमहर्स्ट दिया है, लॉर्ड डलहौजी दिया है, और जो अंतिम विकल्प के रूप में दिया है वह दिया है लॉर्ड हेस्टिंग दिया है। तो आप सभी को राइट आंसर को चूज करना है कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम बात करते हैं पिंडारियों और पठानों के दमन का जो श्रेय दिया जाता है किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है, तो हो जाएगा बिल्कुल आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। अर्थात जो विकल्प चौथा है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इसी क्रम में प्रश्न संख्या जो नेक्स्ट है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 में आपको बताना है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। विकल्प में दिया है
सरदार अजीत सिंह, गणेश सावरकर, भूपेंद्र नाथ दत्त दिया है और आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। और एक विकल्प के रूप में यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, हम कर दे रहे हैं लाला हरदयाल सिंह। थोड़ा सा त्रुटि हुई थी टाइप करने में, लाला हरदयाल सिंह। अब आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल आपके कमेंट का वेट करते हैं। तो यानी जो प्रश्न संख्या 5 है, प्रश्न संख्या 5 का जो राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो बिल्कुल देखा जाए तो सन जो है 1913 में जो है लाला हरदयाल के नेतृत्व में जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अर्थात जो विकल्प मैंने अंत में दिया, चौथा विकल्प दिया, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 6 है, इसमें आपको बताना है कि कांग्रेस ने अपनी किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना ध्येय घोषित किया। विकल्प में दिया है मद्रास अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन। ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो एक बार आपके कमेंट को वेट करते हैं। यदि हम बात करते हैं कि जो मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ था, तो 1927 में जो ये अधिवेशन हुआ था, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर M.A. अंसारी ने जो है इसकी अध्यक्षता किया था। और इसी मद्रास अधिवेशन में देखा जाए तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। आप सभी नोट भी करते चलेंगे, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। और जो जो है कलकत्ता में 1928 में अधिवेशन किया गया था, तो इसकी अध्यक्षता देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेहरू ने किया था। और अगला जो विकल्प दिया है लाहौर अधिवेशन दिया है, ये जो है 1929 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी अधिवेशन में देखा जाए तो क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि प्रश्न संख्या जो 6 है, इसका राइट आंसर जो है तीसरा विकल्प हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 7 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की। विकल्प में दिया है शेर शाह दिया है, इब्राहिम लोधी दिया है, अलाउद्दीन हुसैन शाह और अकबर दिया है। तो आपको बताना है कि पटना नगर की स्थापना किसने किया था। तो बिल्कुल जो प्रश्न संख्या 7 है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शेर शाह ने ही जो है आधुनिक पटना नगर की स्थापना किया था। और शेर शाह को ही देखा जाए तो शेर शाह सूर के नाम से जाना जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 8 है, इसमें आपको बताना है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था। विकल्प में दिया है अकबर, और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं विकल्प में दिया है और क्या, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम बात करते हैं कि दिल्ली में जो लाल किला का निर्माण कराया गया था, ये किसके द्वारा कराया गया था, तो कराने वाला शासक कौन सा था? वो थे शाहजहां थे। अर्थात जो है दूसरा जो विकल्प है, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 9 में जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया। विकल्प में दिया है अकबर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में,
औरंगजेब के शासन काल में। तो आप लोग बताएं कमेंट के माध्यम से कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, यदि देखा जाए तो जहांगीर के शासन काल में ही जो है मुगलों ने क्या किया था, मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को एक्सेप्ट या स्वीकार किया था। अर्थात जो तीसरा विकल्प दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने की आरोप में मृत्युदंड दिया। विकल्प में दिया है गुरु तेग बहादुर दिया है, गुरु हरगोविंद दिया है, गुरु अर्जुन देव दिया है, गुरु गोविंद सिंह दिया है। तो बताएं आप लोग कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, यदि देखा जाए तो खुसरो की सहायता करने के जो है अपराध में जहांगीर जो है अर्जुन देव को फांसी की सजा सुनाया था। अर्थात जो है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो तीसरा जो विकल्प है गुरु अर्जुन देव, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में जो है पॉइंट टू पॉइंट आ रही होंगी और इसी तरीके से आप सभी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ करके जो है अपने एग्जाम की एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी तैयारी कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया, आपको बताना है। अब विकल्प में दिया है हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा शासक था जिसका जो है राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, तो वो शासक कौन था, औरंगजेब था। और औरंगजेब का जो है राज्याभिषेक दोस्तों 2 बार हुआ था। एक विजय हुई थी समूहगढ़ की विजय के पश्चात देखा जाए तो इन्होंने जो है 21 जुलाई, आप सभी नोट करेंगे, औरंगजेब ने समूहगढ़ की विजय के पश्चात 21 जुलाई 1658 ईस्वी को इन्होंने दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया था। और इसके बाद देखा जाए तो इन्होंने प्रथम राज्याभिषेक के समय ही एक इन्होंने उपाधि धारण किया था और उस उपाधि का नाम क्या था, अबुल मुजफ्फर आलमगीर। प्रथम राज्याभिषेक के पश्चात इन्होंने ये राज्याभिषेक जो है धारण किया था। और इसके बाद जो है औरंगजेब ने देखा जाए तो दूसरी बार राज्याभिषेक अपना कब कराए थे, तो 5 जून 1659 को इन्होंने जो है अपना दोबारा जो है राज्याभिषेक करवाया। और राज्याभिषेक करवाने के पश्चात देखा जाए तो इन्होंने एक उपाधि धारण किया था, मुजफ्फर मोइनुद्दीन औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की इन्होंने उपाधि धारण किया था। बिल्कुल, आप लोग पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को नोट कर भी करते चलेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 12 है, इसमें जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जयसिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी। और विकल्प में दिया है शाहजहां, बहादुर शाह, औरंगजेब, जहांगीर दिया है। तो आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, यदि हम बात करते हैं जयसिंह को जो है राणा की उपाधि किसने दिया था, तो वो हो जाएंगे औरंगजेब हो जाएंगे। औरंगजेब ने ही जयसिंह को जो है राणा की उपाधि दिया था। और प्रश्न संख्या 13 में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भारतपुर की स्थापना की। और विकल्प में दिया है राजा राम ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं, चूड़ामन ने, गोखला ने। तो आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, सन जो है 1700 ईस्वी में
एक जाट नेता थे, उनका नाम था चूड़ामन, और चूड़ामन ने ही भरतपुर की स्थापना किया था। अर्थात तीसरा विकल्प जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है। विकल्प में दिया है हुमायूं का मकबरा, शाहजहां का मकबरा, अकबर का मकबरा, एतमातुद्दौला का मकबरा। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम बात करते हैं कि मुगल काल में जो है संगमरमर से बनाई जाने वाली पूर्णतः पहला जो है इमारत कौन सी थी, तो इमारत कौन सी थी, एतमातुद्दौला की जो इमारत है यही जो है थी। और एतमातुद्दौला का जो मकबरे का निर्माण किया गया था, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो नूर जहां ने करवाया था। और नूर जहां जो थी इनकी संतान थी, इनकी बेटी थी, और इन्होंने जो है इस का निर्माण जो है ईरानी शैली में जो है इसका निर्माण करवाया था। इस तरीके से देखा जाए तो निर्माण करने की तिथि क्या थी, तो सन जो है 1626 ईस्वी में निर्माण करवाया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 15 में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायान की उपाधि दी। विकल्प में दिया है कि प्रताप, रुद्रदेव, रामचंद्र देव, सुंदर पांड्या, वीर वल्लाल दिया है। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो देखा जाए तो रामचंद्र जो देव हैं, रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने जो है राय रायान की उपाधि दिया था। अर्थात जो दूसरा विकल्प है यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 16 में जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध थे वो आपको बताना है। विकल्प में दिया है उदार पंथ, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, चरमपंथ, स्त्रियों की शिक्षा। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल लाल बाल पाल, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये जो इनका संबंध था तो ये क्या थे, एक उग्रवादी प्रवृत्ति के नेता थे। अर्थात इनका जो संबंध होगा चरम पंथ से होगा। यही तीसरा विकल्प जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 17 में जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे कि आपसे पूछा क्या जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर आधारित तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है। और विकल्प में दिया है, पहला विकल्प दिया है यह हिंदुओं के आक्रोश का शोषण करने के लिए मुसलमानों का षड्यंत्र मात्र था। दूसरा विकल्प दिया है यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। तीसरा विकल्प दिया गया है ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन और आक्रोश मात्र था जो भारतीय सैनिकों द्वारा व्यक्त किया गया। और अंतिम जो विकल्प दिया गया है यह उदीयमान मध्यम वर्ग द्वारा किया जाने वाला अंतिम प्रयास था जिससे कि वे पुराने गौरव को प्राप्त कर सकें। तो इस आधार पर देखा जाए कि उपर्युक्त जो विकल्प दिए गए थे इन विकल्पों में से देखा जाए तो जो दूसरा जो है विकल्प है यही जो है आपका राइट आंसर होगा। अर्थात यह जो है एक षड्यंत्र स्वतंत्रता के लिए
जो है युद्ध था, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 18 है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद ने नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली थी? आपको बताना है। विकल्प में दिया है रौलट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, बादली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन दिया है। तो आप सभी को पता होगा कि जो चंपारण सत्याग्रह था यह 1917 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये जो है बिहार में हुआ था। और इसी चंपारण सत्याग्रह के पश्चात देखा जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर को इन्होंने संभाला था। अर्थात जो दूसरा विकल्प था यही आपका राइट आंसर होगा। और प्रश्न संख्या जो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, वर्ष 2003 में टीजीटी द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं की गई थी, तो इसमें पूछा गया था कि आजाद हिंद फौज का संगठन कहाँ हुआ था? विकल्प में दिया है बर्मा, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान दिया है। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम बात करते हैं आजाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी, तो 1942 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना में देखा जाए तो किनका प्रमुख योगदान था? तो एक थे कैप्टन मोहन सिंह थे। और कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा ही देखा जाए तो इसकी जो स्थापना की गई थी सिंगापुर में की गई थी। अर्थात जो दूसरा विकल्प है यही जो है आपका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि बीडी सावरकर किससे संबंधित थे? विकल्प में दिया है अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, युगांतर पार्टी, अभिनव भारत। तो आप लोग बताएं कि वीर सावरकर का जो संबंध है किससे था? तो आप सभी को पता है कि जो है 1904 ईस्वी में बीडी सावरकर ने जो है एक संगठन का गठन किया था। और उस संगठन का नाम है अभिनव भारत। अर्थात जो चौथा विकल्प है यही आपका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न में जो है जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, आपको बताना है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार सजाना है। विकल्प में दिया है अनुशीलन समिति दिया है, युगांतर पार्टी दिया है, अभिनव भारत दिया है और अंतिम विकल्प में गदर पार्टी दिया है। तो आपको बताना होगा कि सही कालानुक्रम क्या होगा। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को टाइप करने में त्रुटि हुई है, फिलहाल हम देख लेते हैं। जो अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति का जो गठन किया गया था 1907 में किया गया था। और जो युगांतर पार्टी थी, तो युगांतर पार्टी का जो गठन किया गया था 1906 में किया गया था। और जो अभिनव भारत है, तो इसका गठन 1904 में हुआ था। और जो अंतिम विकल्प के रूप में दिया गया है गदर पार्टी, तो गदर पार्टी की जो स्थापना थी 1913 में की गई थी। इस तरह से देखा जाए तो आपका जो कूट सही होता वो क्या हो जाता? 2 1 4 3 हो जाता। फिलहाल इसमें से कूट जो है प्रिंट करने में या टाइप करने में जो है त्रुटि हुई थी। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? विकल्प में दिया है सिंध, झेलम,
दाश्त मादर दिया है। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप सभी को समझना आवश्यक है कि जो रंगपुर है ये कहाँ है। तो ये जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। और किस नदी के तट पर। तो मादर नदी के तट पर ये रंगपुर स्थित है। और इसका उत्खनन कार्य जो है 1953 ईस्वी में S.R. राव के द्वारा कराया गया था। अर्थात जो इसमें विकल्प दिया गया था चौथा, वही जो है आपका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न में जैसा कि देख पा रहे हैं, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी। आपको बताना है। विकल्प में दिया है परिषद, समिति, सभा, विदथ दिया है। ये 4 विकल्प दिए हैं। इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, वैदिक युग में जो है सबसे जो प्राचीन संस्था थी, तो वो संस्था कौन सी थी। विदथ थी। विदथ थी। और इसी विदथ को ही क्या कहा जाता था, जनसभा भी इसी विदथ को कहा जाता था। और इस संस्था का उल्लेख देखा जाए तो ऋग्वेद में जो है 122 बार जो है इसका उल्लेख किया गया है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है कि भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था। अब विकल्प में दिया है सांख्य, मीमांसा, अद्वैतवाद और विशिष्टा दैत्यवाद दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखा जाए तो भागवत धर्म में जो दार्शनिक संप्रदाय से जो संबंधित जो संप्रदाय था वो क्या हो जाएगा, सांख्य संप्रदाय हो जाएगा। अर्थात जो पहला विकल्प है यही जो है आपका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न में जैसा कि सभी देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या जो 25 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है। और विकल्प में दिया है अग्रमीज, अमित्रोचेडस, सेंड्रोकोट्स, अमित्रघात दिया है। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा चंद्रगुप्त मौर्य के परिप्रेक्ष्य में। तो बिल्कुल जो है जो तीसरा विकल्प दिया है सेंड्रोकोटस दिया है। तो सेंड्रोकोटस का जो संबंध था चंद्रगुप्त मौर्य से था। और स्ट्रैबो, जस्टिन, प्लूटार्क आदि यूनानी लेखकों ने बताया था सेंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता था। और देखा जाए तो सर्वप्रथम जो है सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान जो है चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। इस तरीके से विकल्प जो तीसरा दिया था यही जो है आपका राइट और यथोचित आंसर होगा। प्रश्न संख्या 26 में कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे। बताना है आप सभी को। बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी एकदम तेजी के साथ कमेंट करें और अपने एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी भी करें। विकल्प में दिया है कर दिया है, टकसाल दिया है, कृषि दिया है, नौसेना दिया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि सीता अध्यक्ष जो एक प्रश्न पूछा गया है, तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है ये प्रश्न पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा भूमि या कृषि से हो जाएगा इसका संबंध। अर्थात जो दूसरा विकल्प है यही राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न में जैसा कि सभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या जो 27 है, इसमें पूछा गया है गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था। विकल्प में दिया है सारनाथ, अमरावती, एलोरा और सांची दिया है। तो बताएं आप लोग कि राइट आंसर क्या होगा।
गुप्तकालीन देखा जाए तो जो सबसे एक प्रकार से शासनकाल में जो है सबसे प्रमुख केंद्र था, तो वो क्या था? सारनाथ था। और गुप्त काल में ही नहीं बल्कि देखा जाए तो बौद्ध काल में भी सारनाथ जो है एक प्रमुख केंद्र के रूप में जो है अपनी ख्याति से जो है प्रसिद्ध था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 28 है, इसमें आपको बताना है कि बृहत संहिता की रचना किसने की थी? विकल्प में दिया है कालिदास, आर्यभट्ट, कल्हड़, वराह मिहिर दिया है। तो बताएंगे कि आप लोग राइट आंसर क्या होगा। देखा जाए तो वराह मिहिर ने ही बृहत संहिता की रचना किया था। और देखा जाए कालिदास ने किसकी रचना किया था? तो कालिदास ने कुमार संभव, रघुवंशम जो है इत्यादि की रचना किया था। और आर्यभट्ट ने जो है आर्यभट्टियम की रचना किया था। और कल्हड़ की जो प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? राजा तरंगड़ी। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह डी विकल्प है राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 29 है, 29 में पूछा जा रहा है कि अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? विकल्प में दिया है ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, स्वामी दयानंद के समय। और अगला विकल्प दिया है कि स्वामी दयानंद के समय, अर्थात यहाँ पर जो है त्रुटि हुई है थोड़ा सा, दोनों बार बार दिया है, तो यहाँ पर होना चाहिए था एक विकल्प के रूप में शंकराचार्य। आप सभी करेक्शन कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, शंकराचार्य हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रश्न संख्या जो 29 है, इसका जो राइट आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में अद्वैत काल की अनुभूति की गई थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 30 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? विकल्प में दिया है मानव कल्याण, विकल्प में क्या दिया है? मानव कल्याण दिया है, गाय दिया है, गंगा दिया है, ऋग्वेद दिया है। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो भारतीय संस्कृत की जो आधारशिला है एक प्रकार से देखा जाए तो वह होगा वेद, अर्थात ऋग्वेद हो जाएगा। इसी कड़ी में अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या जो 31 है, इसमें पूछा जा रहा है कि जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? और विकल्प में दिया है ईश्वर में विश्वास करिए, ईश्वर में विश्वास नहीं करना है, तीर्थंकरों में विश्वास करना है, देवी देवताओं में विश्वास करना है। तो जैन धर्म का जो देखा जाए तो प्रमुख नारा या प्रमुख विचार क्या था? तो ईश्वर में अविश्वास, अर्थात जो है जैन धर्म के जो समर्थक थे वो ईश्वर को में जो है विश्वास नहीं करते थे, बल्कि ये जो है कर्म में विश्वास करते थे। और कर्म के अनुसार ही फल की इच्छा भी करनी चाहिए। वास्तव में देखा जाए यदि आप कर्म करेंगे तभी जो है सफलता मिलेगी। और अगले विकल्प में अगले प्रश्न में देखा जाए तो 32 में पूछा जा रहा है कि खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ? विकल्प में दिया है पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और अगले विकल्प में दिया है जैन काल और बौद्ध काल। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। खरोष्ठी लिपि की उद्भव के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो बुद्ध काल जो विकल्प में दिया है यही आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल प्रीवियस ईयर में ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनकी व्याख्या बहुत ही कम कर रहे हैं, इसलिए ताकि आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग एक बार कवर कर लें कि किस प्रकार के प्रश्न जो है विगत वर्षों में पूछे गए थे, और आपको ये सब जानकारी हो जाएगी। फिर प्रैक्टिस कराते समय जो न्यू प्रैक्टिस कराएंगे वहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है आपको व्याख्यात्मक तरीके से दिया जाएगा। प्रश्न संख्या जो 33 है, इसमें आपको बताना है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है?
और विकल्प में दिया है धार्मिक ग्रंथ और आर्थिक धार्मिक ग्रंथ, सामाजिक ग्रंथ, राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखा जाए तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसकी रचना किसने किया था? तो कौटिल्य ने जो है इसकी रचना किया था और कौटिल्य को ही चाणक्य या दुर्जर्षभ या पच्छिल स्वामी के नाम से जाना जाता है। और ये अर्थशास्त्र जो पुस्तक है यह 15 अधिकरणों में विभाजित है। 15 अधिकरण कहें यह हम कहें 15 भागों में जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये विभाजित है। और इसमें कुल जो है 180 प्रकरण हैं, अर्थात 180 अध्याय हैं। और इस प्रकार देखा जाए तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में कुल जो है 4000 श्लोक हैं। और इस ग्रंथ को जो है प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो श्याम शास्त्री एक विद्वान हैं, इन्हीं को ही दिया जाता है। और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि इस प्रश्न में आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 34 है इसमें आपसे पूछा गया था कि चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? और विकल्प में दिया है कलाकृतियों पर, सार्वजनिक निर्माण पर, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर, सैन्य व्यवस्था पर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो चोल जो शासन व्यवस्था थी, तो चोल शासन व्यवस्था में देखा जाए तो स्थानीय स्वशासन की झलक देखने को मिलती है, अर्थात श्रेष्ठ शासन व्यवस्था। यही जो है विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 35 में पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु जैन मुनि का नाम था, विकल्प में दिया है हरिभद्र, भद्रबाहु, स्थूलबाहु, हेमचंद्र दिया है। तो इसका विकल्प आपका कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो देखा जाए तो जो है अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो है भद्रबाहु के पास चले गए थे और वहीं पर जो है संलेखना पद्धति के द्वारा इन्होंने अपने प्राणों की त्याग दे कर दिया था। और ये भद्रबाहु कहाँ मतलब ये कहाँ गए थे? तो श्रवण बेलगोला मैसूर में गए थे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया? विकल्प में दिया है अहमदनगर के मलिक अंबर, गोलकुंडा के मीर जुमला, गोलकुंडा के मदन्ना, बीजापुर के अफजल खा। तो बताएं आप लोग की राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जो पहला विकल्प दिया है अहमदनगर के मलिक अंबर ने जो है दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार पद्धति में प्रशिक्षित किया था। इसी कड़ी में अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया? विकल्प में दिया है शाइस्ता खा, बहादुर खा, राजा जय सिंह, राजा जशवंत सिंह।
तो देखा जाए तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न की अकॉर्डिंग देखा जाए तो औरंगजेब ने राजा जयसिंह को दक्षिण भारत का सूबेदार बना करके जो है शिवाजी के साथ जो है पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया था। अर्थात तीसरा विकल्प जो है राइट होगा आंसर। और प्रश्न संख्या 38 में जो है पूछा जा रहा है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। विकल्प में दिया है लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊती दिया है। तो आप सभी बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। यदि बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो टाइमिंग थी, शासन की जो टाइमिंग थी, 1206 से 1210 तक इन्होंने शासन का संचालन किया था। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो जो है इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। और प्रश्न संख्या 39 में जो है दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया। और विकल्प में दिया है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह दिया है। बताएं आप लोग कि जो है राइट आंसर क्या होगा। चलिए फिरोज शाह ने ही जो है सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 40 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी हुआ। विकल्प में दिया है इस्लाम शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम शाह। तो इस्लाम शाह यानी शेर शाह की मृत्यु के पश्चात देखा जाए तो उसका जो द्वितीय पुत्र था जलाल खां सुल्तान जो है इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। और इस्लाम शाह का जो टाइमिंग थी 1545 से 1553 तक जो है इन्होंने शासन व्यवस्था का संचालन किया था। इस तरीके से पहला विकल्प जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न में प्रश्न संख्या जो 41 है, 41 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया। विकल्प में दिया है सिकंदर लोदी, शेर शाह, इब्राहिम लोदी, इस्लाम शाह दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। यदि बात करते हैं शेर शाह के विषय में, तो शेर शाह जो है एक प्रसिद्ध भवन निर्माता के रूप में जाना जाता है। और जो है शेर शाह ने ही जो है बिहार के सासाराम के मकबरे को जो है पूर्वकालीन स्थापत्य शैली के लिए जो है इनको नवीन शैली के रूप में जाना जाता है। अर्थात विकल्प जो दूसरा दिया है यही जो है आपका राइट आंसर होगा। और इस प्रकार से देखा जाए तो कनिंघम महोदय ने जो है इसको जो है क्या बताया था, इन्होंने ताजमहल की संज्ञा दिया था। चलिए इसी कड़ी में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 42 में आपसे पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्यों हुआ। विकल्प में दिया है राज्य संरक्षण नहीं दिया, अगला विकल्प दिया है वहां विद्वान उदासीन रहे, तीसरा विकल्प दिया है भारत में बौद्ध धर्म विलीन हो गया, और अंत में विकल्प दिया है विद्वान आपस में अर्थहीन वाद विवादों में उलझे रहे। तो इन विकल्पों में से आप सभी को एकदम जो यथोचित आंसर बैठ सकता है वहीं आपको बताना है। तो फिलहाल नालंदा विश्वविद्यालय का जो है विनाश का जो प्रमुख कारण माना जाता है तो वो होगा राज्य ने जो है संरक्षण नहीं दिया। फिलहाल आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो है विध्वंसक कौन था। यदि हम बात करते हैं संस्थापक की, आपको बता देते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश का एक शासक था
कुमार गुप्त था। तो कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था और कुमार गुप्त की उपाधि क्या थी? तो शक्रादित्य इनकी उपाधि है। और उम्मीद और आशा करते हैं कि इस तरीके से आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी ये जो श्रृंखला मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना? विकल्प में दिया है 1930 दिया है, 1940 दिया है, 1936 दिया है और 1943 दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोग कमेंट करें। तो बिल्कुल साथियों, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 1936 हो जाएगा। इसी तरीके से आज की ये जो मेरी क्लास थी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पोल्टी विद संजय वर्मा में आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर जो है इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और यदि किसी भी प्रकार के और कोई डाउट हैं या आपको नोट्स प्राप्त करना है तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।